अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी हंगरी के ऊपर है। अभी जैसे कि सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि हंगरी में स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो टेक्स्ट भी कर रहे हैं कि हमें गाइड करें, गाइडलाइन बताएं हम किस तरह से अप्लाई करें स्कॉलरशिप के ऊपर, किस तरह से प्रोसेस अपना स्टार्ट करें। तो हमें एक स्टूडेंट है जो कि हंगरी से ज्वाइन कर रही हैं। वो हमें कंप्लीट डिटेल बताएंगे किस तरह से अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं और वो एट द एंड कुछ अपनी गाइडलाइन भी देंगे, कुछ टिप्स भी बताएँगे जो कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको हेल्पफुल होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। अच्छा सर, मैंने आपको कोई इंट्रोडक्शन, कोई नेम कुछ भी नहीं बताया। मैं चाहूँगी कि आप अपनी पूरा बायोडाटा जो है कंप्लीट डिटेल आप खुद बताएँ अपनी। गुड। जी, तो दोस्तों मेरा नाम है इमाद, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है और मैं यहाँ पर मास्टर्स करने 2019 में सितंबर में आया था और 2019 में ही मैंने स्कॉलरशिप जो स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई किया था और फिर मैंने उसको अवेल किया था अल्हम्दुलिल्लाह और उसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बस कोशिश करें कि जो प्रोसेसेस होते हैं, अभी आपके साथ शेयर करूँगा। उसको जो है वो आप सही से करें, उसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके। अच्छा सर, आप फिर बताएँगे कि आपको पहले पता कैसे चला कि हंगरी में ये स्कॉलरशिप ओपन है और आपका प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट हुआ, तो जो फर्स्ट स्टेप आपने लिया था? फर्स्ट स्टेप अच्छा मेरा पर्सनली अगर आप जानना चाहती हैं तो वो ऐसे था कि जब मैं बैचलर्स कर रहा था पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स किया है फिजिकल एजुकेशन में। तो जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो उसमें जो है आई ऑलरेडी हैड दिस ड्रीम कि मुझे बाहर जाना है और मुझे जो है वो मज़ीद पढ़ना है। तो आई वाज़ ऑलवेज़ लुकिंग एट डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट पोस्ट। आई वाज़ ऑलवेज़ आस्किंग माय टीचर्स एज़ वेल, प्रोफेसर्स एंड एवरीवन वाज़ देयर हेल्पिंग मी और जो है वो बता रहे थे कि एचईसी की वेबसाइट होती है, तो मैं एचईसी की वेबसाइट पर गया। मैंने सारे स्कॉलरशिप्स देखे जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसके लिए मैं शायद एलिजिबल होऊँगा इन द फ्यूचर। सो थ्रूआउट मैं अपने बैचलर्स के मैं देखता रहा था और आखिरी साल में मैंने देखा कि नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा ये स्टिपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप ओपन होगा अराउंड द 15th ऑफ नवंबर। तो फिर जो है वो मैंने क्या किया कि जब 2019 का साल शुरू हुआ, 2018 का साल बल्कि जब खत्म हो रहा था, तो तब मैंने जो है वो फिर अप्लाई किया और मैंने फिर उसके बाद वो पूरा प्रोसेस होता है सारी चीज़ें। तो इस तरह से मुझे मतलब पता आपका चला, मैंने वेबसाइट पे रेगुलर जब वेबसाइट पे जाता रहा तो मुझे पता चला कि अब खुलता है, अब बंद होता है, इस तरह की चीज़ें। हुँ, हुँ। आपका मतलब पूरा प्रोसेस जो था वो एचईसी के थ्रू, क्योंकि एचईसी की तरफ से ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। अच्छा, आपका जी, जी। स्टार्ट से ड्रीम था कि हंगरी ही जाना है या कोई और भी आपने कंट्री सोचे हुए थे? मेरा ड्रीम था कि मुझे फॉरेन एजुकेशन हासिल करनी है ओके, और ये मेरा ड्रीम था, तो वो अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया माँ-बाप की दुआएँ। माशाल्लाह सर। अच्छा, तो सर आपने सिर्फ हंगरी में ही अप्लाई किया था या किसी और कंट्री में भी आपने अप्लाई किया था? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में अप्लाई किया था। मैंने कॉमनवेल्थ में अप्लाई किया था, मैंने इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था, ऑस्ट्रियन में अप्लाई किया था, जर्मनी में अप्लाई किया था। लेकिन मैं बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं जो है वो कुछ पे करके नहीं जा सकता था। हुँ, हुँ। इसलिए जो है वो फिर मैंने जहाँ पर मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला, अल्लाह का शुक्र है फिर मैं वहीं पे जो है वो मैं आया, पढ़ाई चल ओके। रही है। हुँ, हुँ। अच्छा सर, अभी जैसे कि अभी आपको पता है कि ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है, तो इसका क्या प्रोसेस है कि कुछ जगह पर होता है कि हमें उनकी वेबसाइट जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उसकी वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होगा और एचईसी की साइट पे भी सेपरेट अप्लाई करना होगा। अब बहुत सिंपल है, मैं इसको कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल रख के समझा सकूँ मैं समझाता हूँ आपको। तो ठीक है। ऐसे है कि सबसे पहले आपने जो है वो जाना है एचईसी की वेबसाइट पे क्योंकि आगे की वेबसाइट को भी छोड़ दें वो, जाएँगे लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप राइट? तो पहले आप एचईसी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि सारी जो है वो आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो ओके। सारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जब आपको रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैचलर्स के लिए जाना है, मास्टर्स या पीएचडी के लिए, उसके लिए सेपरेट रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले एक्सक्यूज़ मी एचईसी में अप्लाई करें। उसके बाद एक और वेबसाइट है, उसको कहते हैं टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की वेबसाइट है, स्टिपेंडियम हंगेरियम उनकी अपनी वेबसाइट है, टीएफ समथिंग। वो भी एचईसी ने दी हुई है अपने पेज पे। जब आपने एचईसी में अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। आपको किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो। तो आप उस वेबसाइट पे जाएँ,
एचईसी की वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद एचईसी के पोर्टल पे जब आप एप्लीकेशन दे देंगे, बैंक में 3,000 रुपए थे जब मैं आया था, अब पता नहीं, हो सकता ज्यादा हो जाए, महंगाई हो गई है। तो जी। वो अप्लाई करने, वो रिफंडेबल नहीं है, चाहे आपको मिले स्कॉलरशिप या ना मिले। तो जब अब वो हो जाएगा, उसके बाद फिर जब आप टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं, सारे प्रोग्राम्स लिस्टेड हैं, सारे टीचर्स लिस्टेड हैं, एलिजिबिलिटीज, एवरीथिंग इज लिस्टेड देयर एज वेल। तो आप वहाँ आप जाकर दोबारा पानी जो है लेना वो चाहे तो अप्लाई सर आप करना है। पानी ले सकते हैं जाकर। जी। सॉरी टू डिस्टर्ब या पानी लेना चाहे तो पानी ले सकते हैं आप। नहीं नहीं, ठंड बहुत है दरअसल, और इसलिए थोड़ा सा गला खराब है मेरा भी। कल स्नो हुई ओके। है, तो मुझे जो अच्छा है अच्छा। ना ठंड से मैं भागता हूँ, तो इस वजह से, और कुछ। ओके। अच्छा, मतलब कि सबसे पहले हमें एचएससी की साइट पे जाना है, उसके थ्रू अप्लाई करना है, और वहीं से ही हमें जिस आप वेबसाइट का बता रहे थे उस वेबसाइट पर फिर हमने जाना है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज होगी, सारे कोर्सेज होंगे, टीचर्स होंगे, पूरा का पूरा लिस्टेड होगा उस वेबसाइट पर। एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर। देखें, लोग देते हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख देख के एजेंट की शुरुआत है। यकीन ट्रू। करें, मेरे 10,000 रुपए भी नहीं लगे, अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना शुक्र अदा करता हूँ, उतना कम है। सिर्फ दस हजार हम्म। रुपए भी नहीं लगे होंगे मेरे। वो इसलिए माशा। क्योंकि जब आप खुद देखेंगे, खुद उसको करेंगे, तो कोई अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, चीजें दी हैं। इमरान खान नहीं बताता ना कि शऊर अल्लाह ताला ने दिया है, तो आपको जो है वो उस हिसाब से आपको खुद देखना चाहिए। अब मतलब हाँ जी सर। लोगों को बिला वजह पैसे ना दें, वो पैसे सेव करें, यहाँ आके हम्म। आपको काम आएंगे वो पैसे। ये बात सही है। पाकिस्तान में मैंने देखी है जो स्टूडेंट है, इवन के मैंने जितनी भी कंट्रीज की वीडियो डाली है, वो स्टिल मुझे मैसेज करके बोल रहे होते हैं आप वो एजेंट है, आप हमारी बेसिस पे अप्लाई कर दे। अरे भाई, मैं पूरी की पूरी आप लोग को वीडियो दे रही हूँ, आप लोग खुद अप्लाई करें, एजेंट के पास क्यों यही जाते तो हैं? बात है, सिंपल यही तो प्रोसेस है, आप लोग खुद शॉर्टकट। करें। बस शॉर्टकट जब तक हमारी आवाम नहीं ना छोड़ेगी, तब तक, जब मेहनत, काम चोर है ना सारे, बस क्या करें। और इवन के मुझे कुछ एजेंट ने मैसेज करके वो मुझे बोल रहे हैं आप ऐसे क्यों बोलती हैं, एजेंट के ऊपर मत जाएं, ये वो है, दूसरों की रोजी पे क्यों लात मार रही हैं। मुझे इस तरह के भी मैसेजेस रिसीव हो रहे होते नहीं, हैं। रोजी की बात नहीं है। अब जो बेचारे जो है वो लोग अपनी जायदादें बेच के, जो छोटा सा हम्म। कमरे का मकान, या कोई किसी की, मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं नहीं दे सकता था, किसी 1 रुपया भी नहीं दे सकता था। लेकिन मैंने खुद उसको किया। मैं भी किसी से कर्जा लेके कर सकता था, किसी एजेंट के पास जाके पैसे दे सकता था, या जो भी घर हम्म। पे जो भी चीजें थी वो बेच के कर सकता था। लेकिन हम्म। मैंने खुद पढ़ा तो मुझे भी मिल गया ना, मैं भी एक आम बंदा हूँ, मतलब लाइक एवरीबडी एल्स। तो आप हम्म। लोग भी बाकी के लोग भी, जब आप खुद देखेंगे, तो आपको किसी से कोई कर्जा लेकर बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप बाहर आए, बहुत अच्छी बात है, अपने करियर बनाएं, लेकिन आप खुद उसको अप्लाई करें, खुद देखें, आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें, खुद डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, अपने टीचर से पूछें। मेरे प्रोफेसर ने मेरी जितनी हेल्प की है ना, दैट इज हम्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत हेल्प किया है। उसके अलावा मेरे वालिदैन भी, मेरी अल्लाह का शुक्र है, हेल्प करने बहुत हेल्प किया उन्होंने, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं वो भी एक प्रोफेसर हैं, मेरी वालिदा हैं वो भी पढ़ाती हैं, तो इसलिए उनको सारा उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह, तो मेरी हेल्प हो गई थी। तो हम्म। इसलिए जो है वो अगर इंसान कोशिश करे, वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। There is a way। ये आपने बिल्कुल सही। अगर अगर आप छोटी सी चीज, मतलब कि एप्लीकेशन भी आप खुद नहीं सेंड कर सकते, तो मैं तो कहूंगी कि आप बाहर भी ना जाएं, क्योंकि एग्जैक्टली, वो छोटी सी चीज कि भी आप नहीं कर इधर पा रहे आके फिर होते हैं। भाग जाते हैं ना, इधर आके हाँ। फिर भाग जाते हैं, फिर जलील तो मेरे जैसे पाकिस्तानी होते हैं जो पढ़ते हैं पूरा साल। वो कहते, टीचर्स पूछते हैं कि आपका वो दूसरा लड़का, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब दूसरा लड़का वो एक हफ्ता आया है, वो कहाँ है? अब मैं जो है वो मैं क्या बताऊंगा, मैं खुद उसको ट्रेन स्टेशन छोड़ने गया था जब वो जा रहा था। Oh God। अच्छा सर, तो अभी अब जब वो आप भाग एचएससी जाते हैं, अब की। क्या करें, अब वो भी दोस्त होते हाँ हैं, अब हाँ। उनको कुछ, हम तो कुछ नहीं कह, हर बंदे की अपनी वो है, हम समझा ही सकते हैं ना। तो आप हम्म। लोग ये सोचें, जो जिसने भी आना है, नंबर एक, आपको ये सोचना है कि आप यहाँ पर पूरे पाकिस्तानी मुल्क को, पूरी पाकिस्तानी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप यहाँ पर रहकर, स्पेशली हंगरी जैसे मुल्क में, जो कि इतना अमीर मुल्क नहीं है, इस जैसे मुल्क में आकर आप घर पैसे नहीं भेज सकते हैं, चाहे आप स्कॉलरशिप पर हैं या नहीं है। वो इसलिए हम्म। क्योंकि जॉब्स इतनी नहीं है। जॉब्स हैं भी, आप करते हैं जॉब, मैंने किए स्टूडेंट जॉब्स, फैक्ट्री में जॉब किया, कोई मसला नहीं है, काम करने में, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप पैसे घर नहीं भेज सकते, बिकॉज हम्म। इट इज नॉट पॉसिबल। पैसे इतने मिलते ही नहीं है कि आप घर भेजें। ऐसे ही है सर। अच्छा सर, हम एचएससी की बात करें, जब आप एचएससी की वेबसाइट पर अप्लाई कर रहे थे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, और कोई टेस्ट भी था जो हमें देना होता है जब हम एचएससी पर अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर हंगरी स्कॉलरशिप? जी, टेस्ट होता है, एक्सक्यूज मी, आपका टेस्ट गला होता बहुत है, खराब उसको कहते है। हैं हैट। उसको मेरा बस ठंड हो गई ना थोड़ी सी, उस वजह से, उसके लिए मैं माजरत। नो अच्छा, सर। तो हैट का टेस्ट होता है, वो आमतौर पर अराउंड मार्च, आई थिंक अराउंड मार्च होता है।
सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले आपने जब एप्लीकेशन एचईसी में जमा करानी है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म होता है वहीं पे, उसके लिए उससे पहले आपको एचईसी का पोर्टल होता है, वहां पर अकाउंट बनाना होता है। एचईसी के पोर्टल में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक ही चीज है, वो है आपका शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म, अगर अंडर 18 है आप तो हम्म। उसके लिए जो है वो आपको शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो डेफिनेटली वो चाहिए। तो आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद वहां पर ना लेफ्ट साइड पर आप के पास लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर आपने अपना स्कॉलरशिप सर्च करना होता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम्म। वहां पर एक ऑप्शन ये वाला भी होता है, आप इसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन टाइप चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब उसके लिए जो है वो आपको दूसरी वेबसाइट पे एक दफा जाना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आप कौन सा प्रोग्राम आपकी स्टडी से रिलेटेड है। लेट्स से मैंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, मैं मास्टर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करूंगा, मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ। मैं तो स्पोर्ट्स का बंदा हूँ, मुझे तो मतलब उससे रिलेटेड मिलेगा। तो कोशिश हम्म। करें कि इस तरह की थोड़ी सी रिसर्च करें कि उनकी वेबसाइट पे, जो दूसरी वेबसाइट है, उस पर कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। देखिए अवेलेबल प्रोग्राम्स में से शॉर्ट लिस्ट करें, अच्छा यार मैं ये उस दो, आप जो है वो अपनी चॉइसेस रख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस। तो दो प्रोग्राम सेलेक्ट करें, एक किसी और यूनिवर्सिटी में कर लें, एक किसी और यूनिवर्सिटी में कर लें। तो अच्छा ये भी है कि बुदापेस्ट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा कंपटीशन होता है, जो कैपिटल है, और जो दूसरी शहर की होंगी उसमें निस्बतन कम कंपटीशन होगा, तो आप ये भी एक चीज नोटिस कर सकते हैं। ओके। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद वापस आप एचईसी की वेबसाइट पर आएंगे तो वहां पर सवाल होंगे डिफरेंट, लेट्स से आपका मतलब कोर्स कौन सा है और फील्ड डिसिप्लिन कौन सा है। तो उसमें आप लिख सकते हैं जो भी आपका आईटी है, कंप्यूटर साइंस, अगर इंजीनियरिंग जो भी है उसके लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स का आता है। वहाँ पर चालान फॉर्म होता है, एक वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करके उसको, मेरा ख्याल है हबीब बैंक में जो है वो जमा कराना होता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है एवरीथिंग इज इन देयर। और 3000 फॉरेंट्स जो है वो, 3000 रुपीज फॉरेंट्स तो यहाँ की करेंसी, 3000 रुपीज जो है वो आपने पाकिस्तानी जमा कराना। अच्छा, उसके अभी बाद सारे आपने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट करने। अभी ये जो एक्सक्यूज मी। डॉक्यूमेंट्स था इसकी डिटेल, सॉरी मैं आपको दरमियान में इंटरप्ट किया, कि जब नो डॉक्यूमेंट्स वरीज। बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर, डॉक्यूमेंट्स के नेम बताएंगे जो जो आपने वहाँ पे सबमिट किए थे, ताकि स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर रखें। फॉर श्योर, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले देखें, एचएससी की वेबसाइट पर अगर आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं ना, तो एक तो शनाख्ती कार्ड, उसकी कॉपी वगैरह वो तो चीज तो है, लेकिन उसके अलावा अब डिपेंड करता है आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स या पीएचडी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तकरीबन उसी तरह के हैं सारे, बस ज्यादा हो जाते हैं अगर आपने ज्यादा ऊपर वाली डिग्री अप्लाई करनी है। लेट्स से बैचलर्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई की है, जो कि 90% ऑफ द टाइम पाकिस्तान में इंग्लिश में ही होती है। अ, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो वो उर्दू होता है, हम्म। लेकिन जो एक्चुअल किताबें हैं या जो चीज़ें हैं वो आमतौर पर इंग्लिश में ही होती हैं। तो वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी से या स्कूल से बनवा लें कि जो है वो पढ़ाई आपकी जो है वो अंग्रेजी जुबान में की गई थी। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन अब जो है सो है। ओके। उसके बाद जो है आप वो जमा कराते हैं। इसके अलावा एक मोटिवेशन लेटर होता है। इसके अलावा आपकी जो पिछली जो भी डिग्री है, अगर आपने एफए किया, एफएससी किया, जो भी किया फॉर एग्जांपल, अब आपने उसकी डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट दोनों अपलोड करनी है। अब डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो आपने अपलोड करनी है वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा के करनी ओके, मतलब मुफा से अटेस्ट होनी चाहिए। है। एग्जैक्टली यस। अच्छा, ये जो अभी उसके लिए आईबीसी से जी, एफएससी की हमें आईबीसी से एफएससी की डिग्री और एचईसी से बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों भी अटेस्टेशन कंपलसरी होती है या फॉर जस्ट श्योर। मुफा ही काफी है? अगर आपकी एफएससी की डिग्री है या कोई भी एफए की डिग्री है, इंटरमीडिएट की डिग्री और मैट्रिक की, दोनों की, बल्कि वो आपने जो है वो टेस्ट करानी होती है आईबीसीसी से। और जो दूसरी है बैचलर्स या मास्टर्स की है, वो आपने एचईसी से टेस्ट करानी होती है, और उसके बाद उसके ऊपर अटेस्टेशन होती है मोफा की। ओके, मतलब कि ये कंपलसरी है हमें एचईसी के ऊपर की For sure. अटेस्टेड ही हमें सबमिट करवानी है? अच्छा, अब मैं इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी जो है वो मतलब ऐसे ही करें। तो मेरी दफा ये हुआ था कि हम्म। दरअसल 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी, तब जमा करानी की एप्लीकेशन फॉर्म जब मैं आ रहा था। आम तो अब तो 15 जनवरी हो गई है मेरा ख्याल है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो यही वाली थी, 31 दिसंबर थी। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस टाइम ट्रांसक्रिप्ट की डिग्री नहीं थी, बैचलर्स की डिग्री में मैं मास्टर्स के लिए आया था। तो
नहीं थी मेरे पास, डिग्री नहीं थी मेरे पास बैचलर्स की, अभी इशू नहीं हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फिर मैंने जो है वो अप्लाई, मैंने सोचा फिर ठीक है लास्ट डे है, मेरे पास डिग्री नहीं है आज तक भी, अब तक तो फिर मैं मुझे नहीं मिल सकती, तो फिर मैं फिर छोड़ देता हूँ मतलब हम्म। इसका ख्याल, तो मैं कुछ और फिर सोचता हूँ। उस ओके। वक्त जो है वो मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि कोई बात नहीं, तुम ट्रांसक्रिप्ट की जगह पे भी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दो, और डिग्री की जगह पे भी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दो, और बाद में हम्म। उन्हें बता देना कि अभी तक नहीं आई अगर कोई पूछेगा तो मैंने बड़ों का मशवरा माना और मैंने वो कर दिया, तो उस वजह ओके। से अब किसी भी तरह पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया, हो गया। तो ओके। आप लोग, इसका मतलब ये है कि हिम्मत रखें, और कुछ नहीं होता, कोई कोई चीज ऊपर नीचे हो भी जाती है, तो भी इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। हम्म। अच्छा, लेकिन अगर आई थिंक तो अगर डिग्री ना हो तो उसकी आई थिंक बेसिस के ऊपर कोई लेटर होता है यूनिवर्सिटी से, हम वो निकलवा सकते हैं। मुझे अभी आई थिंक उसका नेम याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो कोई लेटर हम डिपेंड निकलवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है अगर आपकी डिग्री खत्म हुई, क्योंकि अच्छा अब ऑफिशियली ना, लेट्स से मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी से, और मेरा आखिरी सेमेस्टर अगला सेमेस्टर है, और वो जून के करीब खत्म होगा, क्योंकि अगस्त से पहले डिग्री जमा करानी होती है। तो तब आप क्या करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है, उसकी में इसमें ये लिखा होता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है और पढ़ाई अच्छी सी कर रहा है, और उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि ये जो है वो अगले साल जून तक जो है वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा। तो हम्म। इसकी इस होप सर्टिफिकेट भी कहते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो उस बेस के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर श्योर। ओके। अच्छा, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो कि हमें हर मतलब यूनिवर्सिटीज में, हर कंट्री में हमें ये सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ही होते हैं। और अटेस्टेशन जैसे आपने बताया, ये भी हमारी कंपलसरी होती है। यहाँ पर एसओपी की हम्म। बात करें, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था या मोटिवेशनल लेटर भी हम्म। इसको बोलते हैं, वो आपने सेल्फ रिटर्न था आपका या फिर कॉपीराइट था? देखिए मेरा जो था मैंने खुद लिखा था, ओके। क्योंकि बड़े लोगों ने मतलब देखें, कुछ भी नहीं होता है, लोग समझते हैं कि मोटिवेशनल लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट्स एक्सक्यूज मी, इट्स जस्ट अ बिग, इट्स अ ह्यूज डील, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट समथिंग अबाउट यू, समथिंग यूनिक अबाउट यू, आपके नजदीक आपके अंदर कौन सी ऐसी बात है जो स्टैंड आउट करती है आपको बाकी क्राउड से। अब उसको हम्म। सोचें, उर्दू में सोचें, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा जमा करा दिया और बल्ले बल्ले हो गई, ऐसा नहीं था। मैंने लिखा, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे वालिदैन और भाई वगैरह वो भी एक अदबी घराने से ताल्लुक़ है उनका, तो मैंने उनसे जो है वो मैंने फिर प्रूफ रीडिंग करवाई, चेक करवाया, उनसे कहा कि मुझे बार-बार आप गाइडलाइंस दें, तो फिर मैंने बार-बार उसको सही करने की कोशिश की और फिर जाके जमा कराया। और मुझसे अगर हम्म। कोई भी दोस्त अहबाब ने माँगा है तो मैंने दिया भी है उनको, और लेकिन मैंने उनको ये कहा है कि बेहतर ये है कि आप अपना लिखें और मैं उसका आपको चेक कर दूँगा। तो अगर फ्यूचर में अब जो भी लोग देख रहे हैं, अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं फॉर श्योर, आप अपना लिखें, मुझे भेजें और मैं उसको आपके लिए चेक कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। वो आप अगर अपनी ईमेल आईडी देना चाहिए, फेसबुक जिसके थ्रू आपसे कांटेक्ट करना चाहें, डेफिनेटली मैं फिर मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। श्योर, बाकी श्योर, फर्स्ट श्योर, ऑफ श्योर। ऑल यही है कि आप खुद ट्राई करें, मतलब कि स्टूडेंट सभी खुद ट्राई करें लिखने की। ये काफी मुश्किल नहीं होता। आप लोग अप्लाई करें, इसके लिखना शुरू करें तो बहुत इजी हो जाता है, बल्कि फिर तब हमें खुद पता लग रहा होता है, अच्छा हम ये चीज भी, हमारे अंदर ये भी चीज है, ये भी चीज है, कुछ स्किल उसमें भी डेवलप होने लग जाते हैं लिखते वक्त भी। ऐसे पर ही क्या है, है, लोग देखें, हो रहे देर आर देर आर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स ऑनलाइन, आप हजारों डिफरेंट आपको गूगल पे पड़े हुए मिल जाएंगे, आप कोई भी एक पकड़े जो आपको हैं। लगता है कि जी ये इसमें जरा, मैं आपको एक मतलब ट्रिक सिखा रहा हूँ, आप ऐसा करें, मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप ओके। उसमें से कोई भी ऐसा पकड़े जो आपको पढ़ने में लग रहा है, पढ़ने में मुश्किल सा लग रहा है, ठीक है। अब उसको जो है वो डाउनलोड करें, उसको ओके। एडिट करना शुरू करें। अच्छा, अब मैं उसको पढ़ें, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा पढ़ें, उसकी सेंस सुने, उसकी सेंस लेके उसके अंदर ही दरमियान में के अपना लिखना शुरू कर दें। ओके। उसके बाद जब आप अपना लिखेंगे थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ, तो उसके बाद उसको अपने अपने उस चीज को इंटेग्रेट करने की कोशिश करें जो पहले से लिखा हुआ है। इससे ना एक एक तो उसकी जो क्वालिटी है ना, जो उस आर्टिकल की, जो भी उस डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि जाहिर है आपने डाउनलोड किया। और दूसरा ये कि आपको जब आप वो बार बार वो पढ़ के खुद लिखेंगे, तो आपको भी मोटे मोटे लफ्ज याद रहेंगे और आप भी फिर अच्छे अच्छे लफ्ज यूज करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का अच्छा। और हो सकता है आपको कोई आइडिया मिल जाए ब्रेनस्टॉर्मिंग के, अच्छा यार इस बंदे ने ये स्टोरी यूज की है,
कि उसकी क्लास में एक दफा ये हुआ या उसके वालिदैन ने उसको ये कहा कि कुछ भी एनीथिंग, तो आप हम्म। वही चीज आप सोचें कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, या हो सकता है मेरे साथ इससे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और फिर हाउ डज दैट को रिलेट टू योर एक्चुअल प्रोफेशन और योर स्टडी दैट यू वांट टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। तो ये वह हम्म। सारी चीजें थोड़ी बेसिक्स हैं। नहीं, ये बेसिक नहीं, आपने काफी अच्छी गाइडलाइन ये दी है। आई एम श्योर अगर स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आजकल जो सबसे ज्यादा इंशाल्लाह। मेन जो बना हुआ है हंगरी के लिए, वो है टेस्ट के ऊपर जो है ना, काफी स्टूडेंट आके रुक जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, या हम अटेम्प्ट ही नहीं देते, ये क्या नई मुसीबत दरमियान में। कुछ हवाले से अगर आप हमें गाइड करना चाहें। वो भी कुछ खास ऐसा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उसमें होता है क्वांटिटेटिव एनालिटिकल और जो है इंग्लिश स्किल्स से रिलेटेड जो है वो आपका टेस्ट होता है। उसमें जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी, एक्सक्यूज मी, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो है डिग्री कौन सी है, या आपका जो स्टडी है या प्रोफेशन है वो कौन सा है। तो बेस्ड हम्म। ऑन दैट वो आपका टेस्ट होता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड का बंदा है, लेट्स से मेरी लाइफ साइंसेज है, तो लाइफ साइंसेज का कोई बंदा है, या कोई आर्ट्स का ह्यूमैनिटीज का बंदा है, एजुकेशन का से रिलेटेड अगर कोई है, तो उसका डेफिनेटली ज्यादा जो पोर्शन होगा वो इंग्लिश से रिलेटेड होगा या ग्रामेटिकल इस तरह की चीजों से रिलेटेड होगा। लेस पोर्शन जो टेस्ट का होता है वो क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल होगा। बट इफ समवन इज डूइंग एन इंजीनियरिंग डिग्री, और इफ समवन इज एस्पायरिंग टू बिकम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, तो डेफिनेटली उसका फिर जो क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल है वो ज्यादा होगा। तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों को कि अगर मेरी डिग्री कंप्यूटर डिग्री है तो फिर जाहिर है मुझसे कंप्यूटर के बारे में ही सवाल होंगे ना। ऐसी है। और कितने मार्क्स चाहिए होते हैं हमें इसे पास करने के लिए? अब डिपेंड करता है। अब वो मेरी दफा क्या हुआ था, एक्सक्यूज मी, वेटेज होता है। अब उसमें डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं, 30%, 60%, 90% की वेटेजेस होती हैं कि हैट टेस्ट के अंदर जो है वो आपका क्या है। अच्छा, एक चीज इसमें ये होती है, अब मैं इस ये एक तरह से मैं क्या उर्दू का वर्ड है वो मुझे अब याद नहीं आ रहा, डिस्करेज नहीं करना चाह रहा मैं लोगों को, लेकिन लेकिन खास करके वो लड़के लड़कियां जिनको कोई ना कोई अचीवमेंट्स मिली हैं अपनी प्रोफेशनल या एकेडमिक या स्पोर्टिंग लाइफ के अंदर, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनका बहुत चांस होता है। क्योंकि अगर किसी को लेट्स से टॉप किया है किसी ने अपने बैचलर्स में यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके गोल्ड मेडल के जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। तो रफली अराउंड लेट्स से आपके पॉइंट्स बनते हैं, तो अराउंड 60-65 प्लस अगर आपके पॉइंट्स हैं तो यू हैव अ गुड चांस। हम्म। मेरे अराउंड 70 कुछ थे, मैं भी कोई बहुत ज्यादा मेरे मतलब नॉर्मल से मार्क्स थे यूजुअली उसमें चीजों में। तो इसलिए मैं जो है वो ये नहीं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ उन लोगों को जो जिनके मेरे जितने मार्क्स हैं या मुझसे कम मार्क्स हैं। ठीक है, ओके। तो एवरेज भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई करें, बिस्मिल्लाह करें। ओके चलो, मेरी एक फ्रेंड है अभी, वो गोल्ड मेडलिस्ट है बहरी यूनिवर्सिटी से। उसने एमएस कंप्लीट की, वो पीएचडी के लिए करे अप्लाई। देन डेफिनेटली वो फिर जरूर करे, क्योंकि उसको फिर एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलेंगे इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। अच्छा, ये जी। सर आपने हमें कुछ बता दी, एसओपी चाहिए होता है, एंड हमारे इंटरमीडिएट की होगी, मैट्रिक होगी जो कि आईबीसी से अटेस्टेड होगी, एंड ट्रांसक्रिप्ट होगी बैचलर की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों एचईसी से अटेस्टेड हो। एंड एट द एंड मुफा से हमारी अटेस्टेड होनी चाहिए, ये अटेस्टेशन होगी। ये डिग्रीज हो गई हमारी, हम्म। एसओपी हो गया, एंड आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बात की है। मोस्टली हम्म। स्टूडेंट है वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से तो नहीं होगी ना, ये तो एचएससी ने चलो प्रोफिशिएंसी लेटर के बेस पे हमने अप्लाई कर दिया। यूनिवर्सिटी तो आइल्स डिमांड नहीं करेगी। देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हंगरी, लेकिन हंगरी में बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है लोगों को। बस ये वही समझ लें कि जितनी आप मतलब हमें उधर आती है उतनी इधर इनको भी आती है। तो कोई ऐसे अंग्रेज नहीं बैठे इधर भी। टेक इट इजी गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील। अब कोशिश करें कि अपनी स्पोकन इंग्लिश बेहतर करें, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से कॉलेज से लेटर तो बनवा लेंगे और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, एचसी से भी हम्म। और यहाँ की यूनिवर्सिटी से भी। लेकिन वो इंटरव्यू लेती हैं आपका, अगर आपका टेस्ट वगैरह पास हो जाए तो जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आपका इंटरव्यू लेती हैं। और इंटरव्यू के अंदर फिर आपको जो है वो जाहिर है आपको बताना पड़ता है कि बोलना पड़ता है, तो वो फिर आपको जज करते हैं। हम्म। अच्छा, हमने एचएससी पे भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम उस वेबसाइट पे भी चले गए। उस कोर्स की जो मतलब था वो भी हमारा वहीं पे ऑनलाइन ही अप्लाई हो गया, सेम डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमने उस वेबसाइट पे भी जाके हमने अपलोड कर दिए। जी। अब हमारा हम्म। ऑफर लेटर आ चुका है, हमें फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल चुकी, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है?
देखिए, जब आपके पास लेटर आता है, एक तो खुशी बहुत होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्राने के 2 नफ़ल अदा करें और अपने माँ-बाप की और जो टीचर की जो है ना, उनके जो है वो रिस्पेक्ट करें और हमेशा उनको जो है ना, तो उनका साथ देने की कोशिश करें, नंबर 1। उसके बाद क्या करें कि वीज़े के लिए अप्लाई करें। ओके। आपको आपको ऑफर लेटर, जो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होता है, और जो अवार्ड लेटर होता है जो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप आता है। इस स्कॉलरशिप आपके अप्रूवल होने की ईमेल आती है, तो वो साथ लेटर भी एक लगा होता है कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर स्कॉलरशिप हैज बीन अप्रूव्ड, इस तरह की चीजें। उसके प्रिंट निकलवाएं, इस्लामाबाद जाएं, वीजा की अपॉइंटमेंट लें पहले, फिर इस्लामाबाद जाएं, और इस्लामाबाद जाके जो है वो फिर ऑफिस जाएं अपनी अपॉइंटमेंट पे। वहाँ पर जाकर डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कराएँ, वो सारे लिखी होती हैं कि आपने जो है वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ऑलमोस्ट द सेम। और जस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो एक अलग होता है। हमेशा कोशिश करें कि अपनी तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ वाली जो है ना, वो अपने पास रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। हम्म। तो बस वहाँ जाएँ, और उसके बाद वो आपसे कुछ भी नहीं पूछते वहाँ पे, बस ये पू स्पेशली जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स होते हैं, उनका तो कोई इतना मसला ही नहीं होता। आप हम्म। बस उनको वो इंटेंशंस शो करें कि मैंने जो है वो जाके पढ़ना है। थोड़ा-सा कोशिश करें, सर्च कर लें। मैं थोड़ी-सी मेरी बेइज़्ज़ती हो गई थी, मुझे कोई मसला नहीं बताने में, वीज़ा ऑफ़िस में। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जिस शहर में, क्योंकि मैं कैपिटल में नहीं पढ़ा हूँ, तो जिस शहर में आप पढ़ने जा रहे हैं वो हंगरी में किस जगह पे है? हम्म। मैंने कहा नॉर्थ पे है, लेकिन वो साउथ में था। तो उसने कहा ओके। फिर कि आप ऐसा करें कि आप जाके देखें। मैंने कहा जी, जी आप मेरा वीज़ा अप्रूव कर दें तो मैं फिर जाके देखूँगा, और मैं ज़्यादा जो है वो उसको सर्च कर लूँगा। तो हम्म। एक मतलब कोई ऐसा मसला नहीं होता, थोड़ा-सा मतलब तमीज़ से ही बात करते हैं वो लोग भी। तो हम्म। आप लोग ईज़ी रहें, अप्लाई करें, बिस्मिल्लाह करें। और मेडिकल सर्टिफ़िकेट, वो मेरे ज़हन से निकल गया। मेडिकल सर्टिफ़िकेट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक बंदे ने पाकिस्तान को या बाकी कंट्रीज़ को, हम तो देसी हैं, हमारे को मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए ना हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझा जाता है, जो बात सच है, हमारी हरकतें भी वैसी हैं। तो फिर उसके लिए वो आपको आने से पहले सारी वैक्सीन्स लगवानी पड़ती हैं, पोलियो की वैक्सीन लगवानी पड़ती है, और मेरा ख़्याल है हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आपको लगवानी पड़ती हैं। मेरे जब मैं आया था उस टाइम तो कोई भी इन्होंने एक फ़ॉर्मेट नहीं दिया था, लेकिन अगर आप एचसी की वेबसाइट पे जाइए, तो वहाँ पर जो है वो एक फ़ॉर्मेट मौजूद है, जो आपको यूज़ करना है मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवाने के लिए। उसमें सारी हम्म। डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपने कौन-कौन से ली हैं वैक्सीन सर्टिफ़िकेट, वो आपको साथ अटैच करने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और चेस्ट का एक्स-रे होता है, और ताकि वो एड्स वग़ैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए वो मतलब ये मतलब कि सारे टेस्ट जो हैं प्रिकॉशनरी वो मेजर्स हैं, इसके अलावा ऑलरेडी बहुत मेंशन कुछ। होते हैं। जो आप टेस्ट वो ऑलरेडी एचईसी की साइट पे मेंशन होते हैं। मे सॉरी, बी अब मुझे कोविड का भी आवाज़ नहीं आई दरमियान थी। में हो चुका हो। मैंने कहा कि जो आप टेस्ट बता रहे हैं वो ऑलरेडी एचईसी की वेबसाइट पे प्रोबेबली, मेंशन होते हैं। प्रोबेबली। ओके, नहीं तो आप जिस जी, तरह जी। की विजिट जब आपने अप्लाई किया तो उनकी वेबसाइट पे ये मेंशन थे मेडिकल सर्टिफिकेट का, और टेस्ट जी, मेंशन थे जी, वहां पर। बिल्कुल मेंशन था। सारी गाइडलाइंस मौजूद थी। मेरी दफ़ा कोई फॉर्म नहीं था, सिर्फ़ गाइडलाइंस मौजूद थी कि स्कैन कॉपी आपने मेडिकल सर्टिफ़िकेट की अपलोड करनी है। अब आप अगर टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएँ, तो मेरा ख़्याल है अभी भी वहाँ पर जो है वो उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट का टेम्पलेट दे दिया कि आपने ये एग्ज़ैक्टली ये वाला यूज़ करना है, इस तरह का पेपर यूज़ करना है। क्योंकि मेरी दफ़ा मैंने एक यूज़ किया था, वो रिजेक्ट हो गया था। फिर उन्होंने जो है वो कहा था कि आप इस तरह से करके भेजें। तो फिर मैंने उस तरह से करके वो भेजा था। अब वो किस तरह से करना है, वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। अब उन्होंने हर बंदे के लिए जो है वो फिक्स कर दिया कि आप इसको डाउनलोड करें, चेकअप कराएँ, और कोशिश करें 2 नंबरी ना करें। मुझे पता है मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन कोशिश करें कि ना करें, और जाके टेस्ट-शेस्ट करा लें, और फिर जो कॉपीज़ है वो अटैच्ड करके, और फिर जो है वो उसको अपलोड कर दें। और कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड था? मुझे नहीं माँगा गया मुझसे। ओके, मतलब आप सारे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपने पूरा सेट बनाया और साथ उसकी फोटोकॉपीज का जो भी हमारी एकेडमिक होगी, जो डिग्रीज होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी, ये सब आपने साथ इसका सेट बनाया, साथ पासपोर्ट हो गया एंड उसके साथ आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा, आप वेबसाइट का यहाँ पे मेंशन करेंगे आपने किस वेबसाइट के थ्रू आपने ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया और कितने मंथ के बाद आपका अपॉइंटमेंट रिसीव, क्योंकि जर्मनी में हमें 8 से 9 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट मिलती होती है, तो हंगरी का भी सेम सीन इसी तरह से है? अब वो तो डिफरेंट है। लेकिन हंगरी का चूँकि उतनी डिमांड नहीं है जितनी जर्मनी की है, तो डेफ़िनेटली टाइम पे उतना नहीं होता है। जहाँ तक मुझे याद है तो
अराउंड आई थिंक अराउंड मई मेरा जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, मुझे अवार्ड लेटर मिल गया था जून के स्टार्ट में, आई थिंक मई एंड या जून स्टार्ट में मुझे मिल गया था। उसके बाद मैंने जो है वो वीजा की एप्लीकेशन के लिए ईमेल किया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो मुझे जुलाई के लास्ट वीक में अपॉइंटमेंट मिली थी, तो महीने डेढ़ बाद ही मिली थी। और उसके बाद लेकिन मेरा 10 दिन में, मेरे ख्याल है 9 दिन में वीजा आ गया था। मतलब कि आपने बाय ईमेल ही उनको कहा था, और ये ईमेल हंगरी की किसी वेबसाइट पे मेंशन होगी, एम्बेसी की, वो आप ये एचईसी आपको शुक्र सारा कुछ एम्बेसी। बता देती है। जब आपका आपका स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाता है तो एचईसी आपको ईमेल करती है कि एक तो बहुत मुबारक हो, और दूसरा ये कि अब आप ये सारी चीजें, ये वाले डॉक्यूमेंट्स इस तरह करके और आपने वीजा ऑफिस में लेके जाने हैं, और अपॉइंटमेंट के लिए इनसे रब्ता करें। वो ईमेल के अंदर सारा कुछ होता है। एचईसी हेल्प्स एंड यू कैन ऑलवेज कॉल देम एज वेल। देयर इज अ गाय नेम्ड काशिफ देयर हु इज विलिंग टू हेल्प। ओके। अच्छा सर, ये तो हमारा पूरा वीजा प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। वो हमारी फुल फंडेड स्कॉलरशिप में होता है या सेपरेट पे करना होता है, और किस तरह से हम अप्लाई करते हैं फॉर अकोमोडेशन? देखें, सबसे पहले तो आपको सबको यही समझना है कि आप यहाँ पर आकर जो है वो घर पैसे नहीं भेज सकते, दिमाग से निकाल दें। नंबर एक। नंबर दो, आपका जो स्कॉलरशिप होता है दैट इज 83,700 फॉरेंस फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स। फॉर पीएचडी इट्स मोर। पीएचडी के लिए मेरे ख्याल है अंदाजन 1,80,000 फॉरेन है, इसको हाफ कर लें तो पाकिस्तान की करेंसी बेहतर है। आई नो इट्स अ सरप्राइज, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी भी बेहतर है हंगरी की करेंसी से। तो देखिए, आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है दैट इज 83,700 हंगेरियन फॉरेंस, तो आपको पाकिस्तानी रुपए वो 40,000 41,000 मिलेंगे। अब उसमें से जो हाफ होता है, जो 40,000, अच्छा 83,700 टोटल हंगेरियन फॉरेंट के अंदर आपको मिलता है। उसमें से अगर आप जाते हैं तो जाने से पहले आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल करती है कि आपने डॉर्म में रहना है। अगर डॉर्म में रहना है तो हमें जो है वो ईमेल करें, और हम आपको प्लेसमेंट दे देंगे, अगर आप टाइम से ईमेल कर देंगे तो उसमें क्या होता है, फिर आप ईमेल कर दें और वो आपको किसी ना किसी डॉम के अंदर डाल देते हैं। और जो है क्या नाम है, आपका जो 40,000 है उसमें से 83,700 में से जो 40,000 है वो आपका डॉम के अंदर चला जाता है हर महीने। और जो बाकी 43,700 है वो आपको हर महीने मिलता है, आपके अकाउंट में आता है, और आपको रोटी पानी करना होता है उसके अंदर से। ऑटोमेटिक जो स्कॉलरशिप की मनी है, अगर आप डॉम में रहते हैं तो ऑटोमेटिक वो डॉम के अकाउंट में चली जाती है और बाकी आपको आ जाती है। अगर आपकी मर्जी है सेमेस्टर एंड होने के बाद आप डॉम से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर अपार्टमेंट फ्लैट ले सकते हैं, मैंने यही किया था। दोस्तों के साथ मिलके ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो अपने अपनी जेब से करें। ये मतलब कि अकोमोडेशन का और खाने पीने का ये उसी स्कॉलरशिप के अंदर ही हमें कवर करने होते हैं पूरे के पूरे। फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके। अगर हम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब की बात करें, जैसे बाकी कंट्रीज हमें वर्क परमिट देती होती है साथ ही, कि हम पार्ट टाइम में जॉब कर सकते होते हैं, तो यहाँ पर भी ये होता है कि हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते होते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, क्योंकि मुझे अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाना है, इफ यू डोंट हाँ। माइंड। यस। वन सेकंड। यस प्लीज। रेडी? हाँ यस। अच्छा सर, हम जी, पार्ट टाइम तो जॉब। आपने सवाल पूछा पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। जी जी। अच्छा, तो ऐसे होता है कि यहाँ पर आपको एज ए स्टूडेंट आपको 20 आवर्स पर वीक, 20 घंटे जो है वो आपको हफ्ते के अंदर काम करना अलाउ होता है। अब उसका प्रोसीजर भी ये होता है कि यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट एजेंसीज हैं। आप स्टूडेंट एजेंसी में जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, फिर जॉब अगर कोई किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्रियल प्लांट में या किसी खेत में भी, बल्कि यहाँ पर एग्रीकल्चर कंट्री है तो किसी खेत में भी कभी कभी एक कॉर्न फील्ड है, वहां पर आपको गर्मियों में जो है वो सिट्टे जो है वो निकालने होते हैं। ओके। क्वाइट फन। तो मतलब जॉब्स मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब छोटे शहरों में निस्बतन जॉब कम है, जो बात सच है, लेकिन अगर आप कैपिटल में आते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है, साथ आप साथ कर सकते हैं जॉब। लेकिन कोई खास उसका मतलब उतना नहीं है कि आप घर भेज सकें अपनी उसके लेके चले। कभी आपने कोई चीज़ खरीदनी होती है, जाहिर है, कोई कहीं को ट्रैवल करना होता है तो आप जॉब करें, क्योंकि ट्रैवल इनसाइड यूरोप बहुत सस्ता है, तो फिर वो आप कर सकते हैं।
इन शॉर्ट अगर हंगरी की तरफ कोई भी मूव कर रहा है तो वो सेविंग की वजह से बिल्कुल ना जाए कि हम लोग सेव करके घर भेज सकेंगे। फॉर आप बस श्योर। फ्री स्टडी लेने जा रहे हैं, फ्री स्टडी आपको मिल रही है और रिहाइश, खाना-पीना ऐसा समझिए वो सब फ्री में मिल रहा है और इन शॉर्ट यूरोप का आपका एक विज़िट लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी बाकी मिनिमल सेविंग है ना, कुछ भी नहीं देखिए, है। वो भी, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको बात काट रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल मिनिमल है। अगर वो स्कॉलरशिप 43,700 फॉरेन जो आपको रोटी-पानी के मिलते हैं, अब उसमें से आपने देखिए, आपने सिर्फ़ खाना तो नहीं खाना था, आपने हुँ, पानी भी पीना है। लेकिन कहने का मतलब है कि कभी दिल करता है कुछ बाहर से भी मँगा लेते हैं, कभी दिल करता है कि आपको कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाती है, कोई जैकेट लेनी पड़ जाती है, किसी कोई फेस्ट आई थिंक सो नेट इश्यू हो गया है साइड पर। हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है। तो आई थिंक कोई नेट इश्यू हो गया था इसलिए आपकी वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो आप कोई शॉपिंग बात नहीं। करते अब हैं, आपको शॉपिंग भी करनी पड़ जाती है। देखिए, कोई शॉपिंग करनी पड़ जाती है, कोई यूनिवर्सिटी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता है, तो आपको कोई कपड़े अच्छे लेके जाना पड़ता है। तो ज़ाहिर है फिर ओके। मतलब कभी कोई हाइकिंग ट्रिप हो जाता है, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपको कभी ना कभी तो बाहर जाना ही पड़ता है। तो हुँ, इसलिए जो हुँ। है वो पैसे जो है वो फिर थोड़े से उसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है तो फिर थोड़े से आप, ऐसा है कि आप अगर हफ्ते में 1 दफ़ा बाहर से खाते हैं तो फिर आप 2 दफ़ा खा सकते हैं, इतना हो सकता है। या अगर हाँ, आपने कोई मतलब फ्लैट में रहना है, किसी अपार्टमेंट ओ में रहना है डॉर्म से निकल के, तो आप हुँ, जॉब हुँ। कर लें कि यार ठीक है, उसमें हेल्प हो जाएगा। हुँ, हुँ। अच्छा चलिए ये आपके ओवरऑल ये सारी की एडमिशन से, वीज़ा प्रोसेस से होगी और वहाँ पर 1-2 चीज़ें हैं वो मेरे ख़्याल है मुझसे मिस हो गई हैं, वो मैं मेंशन करना चाह रहा था। एक तो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, रेफरेंस लेटर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोशिश करें कि सच्चे बनवाएँ अपने प्रोफ़ेसर से, और हुँ, जो है वो अपने टीचर से बनवाएँ, और वो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत। इसके अलावा जो है वो रिसर्च प्लान होता है पीएचडी के लिए ख़ास करके। सो यू हैव टू हैव अ कोहेरेंट प्लान इन प्लेस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम। ओके। अच्छा ये अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी जैसे कि सबको पता है एडमिशन ओपन है। यहाँ पर अच्छा मैं एक क्वेश्चन बल्कि ये चीज़ मुझे भी पूछनी थी, कि जो हम 3000 पे करते हैं किसी को, उसी के अंदर ही हमारे हेड टेस्ट की भी फीस हो जाती है क्लियर या उसके लिए सेपरेट पे एवरीथिंग, करना होता है? एवरीथिंग। और उसकी डेट वो हमें खुद ही बताते हैं कि इस डेट को आपका टेस्ट जी, होगा? जी। सबसे पहले ना ओके। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल आता है कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड, इस तरह करके। सेकंड मतलब जब दोनों जगह पे अप्लाई हो जाता है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग पीरियड होता है। तो वो आपस में इंटरनली शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं उस हवाले से। जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो टेस्ट का जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराते हैं एचईसी। तो वो जो इनको भी टेस्ट के लिए आती है ईमेल, उनको फिर उस हिसाब से उन चूज़ करना पड़ता है कि किन लोकेशंस पे, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, वो जा हुँ, हुँ। सकते हैं, और ओके। डेट और टाइम एवरीथिंग इज़ देयर। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे फिर टेस्ट की पास होती है तो फिर इंटरव्यू आता है। फिर आपको इंटरव्यू का टाइम जो है वो सेट करना पड़ता है। इंटरव्यू का टाइम सेट करके फिर इंटरव्यू होता है प्रोफ़ेसर्स के साथ, जिनके साथ आप पढ़ाई करेंगे अगर आप गए, तो फिर वो आपसे बातचीत करते हैं। उसके बाद अगर वो भी सही हो जाता है, तो फिर जो है वो आप जाते हैं, बस उसके बाद मिल जाता है। अच्छा ये जो आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, ये जब हम दोनों वेबसाइट पे अप्लाई करके हम लोग जब सिलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद ये इंटरव्यू होता है, राइट? टेस्ट के बाद। मतलब हेड टेस्ट के बाद होता है और जी, ऑफर लेटर मिलने से पहले होता है, राइट? जी। ओके, मतलब कि एचएससी वेबसाइट पर आपने जाके अप्लाई करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर से बना लें, बहुत ईज़ी है। खपाते बहुत है टीचर, मतलब कि कहते हैं कि आप सुबह आ जाइए, इधर आ जाएँ, लेकिन आप कोशिश करें 2 से 3 बनवा के रखें। एसओपी हो गया, आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, डिग्री हो गई एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आइल्स की वजह से भाग रहे होते हैं कि नहीं आइल्स देना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूनिवर्सिटी से इज़िली बन जाता है, बहुत ही इज़िली वो लोग बना देते होते हैं। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो आपका हेड का टेस्ट होता है। आप जिस फील्ड के लिए कर रहे होते हो उसी फील्ड से रिलेटेड ही आपका टेस्ट हो, तो कोशिश करें कि आप उसके लिए रेडी होके जाएँ, थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके जाएँ ताकि आप वो पास कर सकें। उसके बाद यूनिवर्सिटी की साइट पर आपने अप्लाई करना होता है, जो कि एक सेंट्रल एक वेबसाइट कह लें, वहाँ पर आपको सारे यूनिवर्सिटी जो सारे के सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। वहाँ पर जाके आपने अप्लाई कर लेना है। आपका इंटरव्यू होगा, देन ऑफर लेटर, उसके बाद जिस तरह से बाय ईमेल ही आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ज़रा फोटोकॉपी लेके जाएँगे।
और डॉर्म के लिए आपने यूनिवर्सिटी अगर आपको मेल करती है तो वहाँ पर आप ले लें। सेविंग कोई भी नहीं होनी, जो भी स्कॉलरशिप है आपकी वो सारी की सारी इसी में कट ऑफ होनी है। अभी लास्ट हम क्वेश्चन बस पूछेंगे सोशल लाइफ के हवाले से। कुछ कंट्रीज़ के बारे में फेमस है कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो डिप्रेशन की तरफ मूव हो जाते हैं। मतलब कि इस तरह नहीं है कि स्टूडेंट जो है बहुत हैपीली वहाँ पे लाइफ गुज़ार रहे होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हंगरी में इस तरह का सीन है? देखिए, मैं आपको सच्ची बातें मैं बताता हूँ। मैं बातें घुमा फिरा के मैं डायरेक्ट बात बताऊंगा आपको। देखिए, हम समझते हैं, मैं समझता था, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, मैं ये समझता था कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है, राइट। तो मुझे समझता था कि यार यहाँ आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हर तरफ जन्नत और पता नहीं हुँ, हुँ। तो इस तरह की इंसान की थिंकिंग होती है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे फील हुआ कि डेफिनेटली यहाँ की जो लाइफ है वो एक डिप्रेस्ड लाइफ है। 8 ओके। महीने 9 महीने वैसे ही सूरज नहीं निकलता। तो वैसे ही वो सर्दी देख-देख के धूप निकलती नहीं है, तो अंदर रह-रह के मतलब हर बंदे को देखते हैं वो सिगरेट पी रहा है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ एक वो हवा है ना वो यू सीम टू अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू आर एक्चुअली लिविंग हियर कि हर बंदा जो है वो कोई स्माइल नहीं कर रहा है, हर बंदा डिप्रेस्ड है, कोई कंप्लेन कर रहा है ये वो और एक सर्द सा माहौल है। तो डेफिनिटली वो है। लेकिन एट द सेम टाइम ज़ाहिर है यहाँ पर जो है वो सोशल लाइफ भी बहुत एक्टिव है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम्युनिटीज़ होती हैं, क्लब्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो डिपेंड करता है आपकी जो बंदे की क्या प्रेफ़रेंस है। आप अगर जहाँ भी जाना चाहते हैं, अब ज़ाहिर है हर चीज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल लेकिन एट द सेम टाइम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको मतलब रिकमेंड करूँगा जो भी नेक्स्ट आता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी जो अ, सोहबत है ना, वो अच्छी रखें। देखिए, अगर आप अपनी सोहबत अच्छी रखेंगे, तो आप सही रहेंगे, सच्ची बात है। अगर आपकी सोहबत सही नहीं होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जो है वो उसी मुआशरे में उसी तरह ढल जाएँगे, जिस तरह यहाँ के लोग हैं। वो उनका मुआशरा है, मैं उनको जज नहीं कर रहा, सही है, गलत है, वो उनके लिए है। लेकिन जो हमारा हमारा दीन जो हमें सिखाता है, हमें उसको फ़ॉलो करना है, रिगार्डलेस कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं। तो उसके हुँ, लिए हुँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो सोहबत है, दैट्स ऑल। दोस्त कंपनी बनाएँ, यहाँ के मेरे भी बहुत पाकिस्तान में दोस्त भी मैटर करती है, ये आपकी सही है। कंपनी कहीं पर भी बहुत मैटर करती है आपके ऐसे लिए। अच्छी कंपनी में है तो असर आप पर ज़रूर होगा। फिर अगर और इंसान को पता लग ही जाता है विदिन अ वीक कि वो किस तरह की कंपनी में रह रहा है। अगर उसने एन्जॉय करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने एन्जॉय करेगा, लेकिन वो खुद को ही एक गलत कंपनी की तरफ लेके जा रहा होता है। देखिए, इंसान और जानवर में फ़र्क होता है ना, इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि इंसान जो है वो अपने ऊपर लगाम खुद डालता है और जानवर जो है वो उसके ऊपर लगाम कोई और डालता है। तो हुँ, हुँ। इससे पहले कि कोई और आपके ऊपर लगाम डाले, आप अगर खुद डालेंगे तो इज़्ज़त से रहेंगे। हुँ, हुँ। मतलब कि डिप्रेशन वाली बात बिल्कुल सही बोली गई है जो कि बार और मोस्टली लड़कों का ही बोला गया है कि लड़के ही डिप्रेशन में जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। अब सच्ची बात मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी लड़कियों से को नहीं जानता हूँ, सच्ची बात है ये। ऐसा ओके। क्यों है अब ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये कोरोना में मैं अंदर ही रहा था तो मेरा इतना मतलब कि आती हैं, दोस्त भी हैं, सारी चीज़ें हैं। सलाम दुआ भी है, पढ़ाई भी साथ किया है, तो कुछ को जानते भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम मतलब उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन लड़कियों का इतना मुझे नहीं है पता पाकिस्तान लड़कियों का। लेकिन जो लड़के हैं, वो तो ज़ाहिर है डिप्रेस भी होते हैं, फिर दीवारों में टकरे भी मारते हैं, फिर सारा कुछ होता है ज़ाहिर है, फिर समझाना भी पड़ता है, फिर ज़ाहिर है अपने भाई लोग हैं, तो फिर सारी चीज़ें हुँ, साथ-साथ हुँ। चलती हैं। अच्छा आपने कोई पाकिस्तानी लड़कियाँ देखी भी हैं वहाँ पर? नहीं, नहीं बहुत हैं माशाल्लाह हिजाब में हैं या इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं। तो देखिए वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से रहती हैं या किस तरह से उनकी कम्युनिटी है या डिप्रेस होती हैं या नहीं होती हैं। वो ओके, ड्रामेटिक ओके। होती है इतना मुझे पता है। नहीं, ये गलत कहा आपने, इस तरह का कोई सीन नहीं होता, नहीं, ड्रामेटिक नहीं होती वो। डेफ़िनेटली नहीं होती। डिप्रेस का जी। मैंने सुना था जो ख़ैर अभी मैं मेरा वीज़ा इन प्रोसेस है जर्मनी का, बस दुआ करें जल्दी लगे, तो मुझे कुछ नहीं आइडिया कि लड़कियाँ ज़्यादा जाती हैं या लड़के। सुनने में यही आया है और मोस्टली वीडियोज़ में भी पूछा जाता है और 2-3 मेरे खुद लाइव एग्ज़ाम्पल मैंने लड़कों के देखे हैं, तो लड़कियों की नहीं देखी। तो ऑब्वियसली इसलिए मैं ज़्यादातर लड़कों का पूछती हूँ, तो इस वज़ह से पता अब गया। जर्मनी में जर्मनी में ना लाइफ थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा-सा डिप्रेशन चीज़ें उस तरह की थोड़ी-सी ज़्यादा भी हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है।
तो ओके। आपको थोड़ा काफ़ी एक चेंज चीज़ें जो है वो महसूस होगा डेफ़िनेटली जब भी आप आएँगी या उम्मीद है आप आएँगी। अगर आप बताइएगा तो कुछ मँगवाना है मैंने तो वो लेती आइएगा। ज़रूर सर। इंशाल्लाह सर। तो आप कोशिश करें कि अपनी जो भी मतलब अगर कोई कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो उसको जो है वो अप्रोच करें। फैमिलीज़ होंगी, चीज़ें होंगी तो उनके साथ मेरे भी काफ़ी यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ राब्ते हैं। तो ईद, बकरीद वगैरह पे थोड़ी-सी आसानी हो जाती है वरना तो और क्या। अच्छा, अभी हम वीडियो को एंड की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट में कोई भी टिप्स आप देना चाहें जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स है जो अप्लाई कर रहे हैं? अपकमिंग टिप्स ये हैं कि अल्लाह पे भरोसा रखें। अपनी मेहनत करें, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करें, अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें और जो मर्ज़ी हो जाए अपनी रूट्स को, अपनी जो आपकी चीज़ें हैं उसको कभी भी ना भूलें। ये ना भूलें कि आपके माँ-बाप ने चाहे आप अमीर ख़ानदान से, गरीब ख़ानदान से, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कोशिश करें कि आपके जो वालिदैन हैं, वो हमेशा जो है वो आपसे अ, राज़ी रहें क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता रिप्लेसेबल है, लेकिन हुँ, वालिदैन का रिश्ता जो है ना वो एक ही दफ़ा होता है। ट्रू। ठीक है? तो थैंक यू मेरा सो यही मच। है कि इसमें मैं भी एडिशन करती चलूँगी। ये चीज़ भी एक मशहूर है, जो लड़का हो या लड़की हो, जो अपने माँ-बाप का नहीं हो सकता, वो डेफ़िनेटली किसी का भी नहीं हो सकता। तो आप लोग अपने माँ-बाप की ज़रूर, ज़रूर रिस्पेक्ट किया करें। मेरे सामने कुछ ऐसी लाइव एग्ज़ाम्पल आती हैं, जिसे देख के मुझे खुद रोना आ जाता है कि ये मतलब कि बच्चे क्या कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आप लोग वाक़ई में मतलब कामयाब होना चाहते हैं, मेहनत बहुत बहुत आगे की चीज़ है। सबसे पहले माँ-बाप आते हैं। वो आपसे खुश हैं, उनकी दुआएँ ले रहे हैं, तो बिलीव मी आपको जितनी बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहिए अल्लाह ताला खुद आपको देंगे। आप चाहे निकम्मे हैं, चाहे बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी पर आपके पेरेंट्स ही होने चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी टाइम बात की निकाला। आपने। अल्लाह ताला थैंक यू आपको सर। और बरकत अता फरमाए और उम्मीद है आपसे मुलाकात होगी यहाँ पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस सर दुआ कीजिएगा, दुआओं से आगे जाना है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो ज़रूर मच सर, आपने इंशाल्लाह। टाइम निकाला सर। अभी जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, आई एम श्योर उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप